highest number of students placed in Infosys from Rajasthan under the Campus Connect College program. Advanced partner of Infosys since 2006. World-class exposure. सुर शब्दों की, मजाल है कि चुन्नीलाल ये काम भी किसी और को करने देती। शब्द कहानी के। जब ये सिलसिला भी खत्म हो जाता तो तमाशाबीन हॉल के अंदर और चुन्नीलाल अभी तक गेट पर जमे। कहानी लेखक की, लेखक लिटरेचर फेस्टिवल के। लिटरेचर फेस्टिवल राजस्थान का। देखिए राजस्थान साहित्य और सुर। जिस डायरेक्टर के साथ किया डेब्यू, अब उसी डायरेक्टर के साथ ऐश करेंगी कमबैक। जानने के लिए देखिए पिक्चर टॉकीज दोपहर 2:30 बजे। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आज के खास कार्यक्रम राजस्थान साहित्य और सुर में आपका स्वागत है। जयपुर में दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य सम्मेलन जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जब अपने लेखक, कहानी और कविताओं से चारों ओर धूम मचा रहा था, ठीक उसी वक्त शब्द खिंच खिंच कर राजस्थान की कहानी कह रहे थे। मानो वो राजस्थान के साहित्य और साहित्यकारों की कहानी कहे बिना मानेगा ही नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हुई राजस्थान की चर्चा के बारे में। साहित्य के सबसे बड़े महाकुंभ में नामचीन हस्तियां शामिल हुई, फिर चाहे बड़े राइटर्स हों या बॉलीवुड स्टार्स। राजस्थान के शब्दों के जादूगर कहलाने वाले बिजी यानी विजयदान देथा पर एक सेशन हुआ, तो उस सेशन में राजस्थान की शान कहलाने वाले इरफान खान भी मौजूद थे। ये बहुत खास मौका था जब इरफान खान ने बिजी के बारे में बात करके लोगों को संबोधित किया। उनके साथ बिजी के साथी लेखक भी मौजूद थे। उन्होंने बिजी के बारे में लिटरेचर लवर्स से बातचीत की। एक बार मैं जोधपुर में शूटिंग करने गया हुआ था, तो वहां मेरे मन में आया कि मैं बिजी से जाके मिलूं। मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था, लेकिन मेरा मन किया कि मैं जाके मिलूं। तो मैंने वहां किसी से पता लगाया कि कैसे मिला जा सकता है। उन्होंने कहा कि यहाँ से हम कार लेंगे और चले जाएंगे। और इत्तेफाक की बात है कि मैं जा रहा था, रास्ते में जो रास्ते में मुझे ले जा रहे थे उन्होंने मुझे कोई कहानी सुनाई राजस्थान के बारे में। और वो कहानी का जो इम्पैक्ट मेरे ऊपर हुआ, तो एनएसडी से निकले हुए मुझे कई साल हो गए थे, लेकिन कहानी का महत्व क्या होता है और कहानी कितनी एक्सप्लोसिव हो सकती है और कहानी कितनी विस्फोटक हो सकती है, उस दिन मुझे अंदाजा हुआ। और उस दिन मुझे ये भी अंदाजा हुआ कि मैं सिर्फ एक माध्यम हूं कहानी को कहने का, मेरा और कोई फंक्शन नहीं है एज एन एक्टर। ये मुझे एनएसडी में पढ़ाया गया था, लेकिन उतनी इमीडिएट तरीके से मुझे कभी लगा नहीं था। मुझे बम की तरह उसका एहसास नहीं हुआ था, जैसे कोई फट गया कोई चीज और मेरी चीज कुछ समझ में आ गई। ये मेरा एक्सपीरियंस था। पता नहीं उनके रास्ते में कुछ ऐसी हवा है, कुछ ऐसा फैला हुआ है उनके एरिया में कि आपकी चीजें क्लियर हो जाती हैं। मैंने उनके बारे में सुना है कि जब वो बच्चे थे 4 साल के, तो उनके पिताजी को, उनके चाचा को की हत्या हो गई थी। और जब उनको दिखाया गया तो उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े उन्होंने देखे थे। तो 4 साल के बच्चे के ऊपर अपने चाचा को और अपने पिता को इस तरह से देखना, उसके मन में क्या क्या गुजरा होगा, ये हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मुझे कई बार लगता है कि हो सकता है प्रकृति जो है उनको ठोक बजाकर कुंदन बनाने की कोशिश कर रही हो। और उनका जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और एज एन आर्टिस्ट उनका जो एक डिसीजन था, एक जो निर्णय था, वो कमाल का था कि राजस्थानी में जब उन्होंने लिखना शुरू किया, उस वक्त राजस्थानी को भाषा की भी कोई दर्जा नहीं था। हिंदी में ही लिखा, आज भी नहीं, आज भी, लेकिन उनकी वजह से काफी कुछ हो गया है। उस टाइम पे उनका ये डिसीजन कि मैं तो राजस्थानी में ही लिखूंगा। और क्यों लिखूंगा? क्योंकि मेरी अभिव्यक्ति वो प्योर होगी अगर मैं राजस्थानी में लिखूंगा। फारूकी साहब, आप हमें उनकी कोई कहानी पे बेस थोड़ा सा सुनाएंगे, दास्तान गोई? जी जरूर। दास्तान गोई कहानी सुनाने का एक फन था जो
बहुत साल पहले ख़त्म हो चुका था, उसको हम लोग रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सी कहानियाँ रिवायती हैं और कुछ नई कहानियाँ हैं जो हम लोगों ने बुनी हैं। तो मैंने चौबोली पहली बार अंग्रेज़ी में पढ़ी उस ट्रांसलेशन में, फिर मैंने चौबोली के उस अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन से उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया ज़बानी सुनाने के लिए। तो पिछले साल मैं मिशिगन गया था, तो इत्तेफाक हुआ क्रिस्टी मेरिल के साथ बैठ के वो कहानी कहने का और पूरे प्रोसेस के साथ गुजरने का। तो ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है कि एक लोक कहानी पहले लिखी जाती है राजस्थानी में, फिर अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट होती है, फिर वो 7 दुनिया 7 समंदर पार घूम के यहाँ आती है और उसको उर्दू में करके फिर हम लोग हिंदुस्तान भर को सुना रहे हैं उसे। छोटा सा टुकड़ा आपके सामने पेश करूँगा, बहुत लंबी कहानी है और वैसे दास्तान गोई से ना कहा जाए तो बेहतर है, लेकिन दास्तान गोई में ज़रा खर्चा पानी लगता है, यहाँ मुफ्त का काम हो रहा है। तो मैं एक टुकड़ा सुना देता हूँ। तो ये दास्तान शुरू होती है राजस्थान के एक ठिकाने के एक बहुत बड़े ठाकुर से, जिनकी अपने ठिकाने पे बहुत बड़ी हुकूमत थी। गर्मी जाड़ा बरसात हर सुबह बिला नागा अपनी तीरंदाजी की मश्क करते थे और मश्क ऐसे करते थे कि रोज सुबह अपनी ठकुराइन को उठा के उनका हाथ पकड़ के छत पे ले जाते थे, उनको खड़ा करते थे, फिर 108 कदम दूर गिन के जाते थे और कमान साथ के जो तीर छोड़ते थे तो तीर जन जन दन दन करता हुआ सीधा ठकुराइन की नथ के आर पार निकल जाता। हर तीर के साथ ठकुराइन मौत को आते और गुजरते देखा करती, पर ठाकुर सां के 108 तीर अपने निशाने को भेदते हुए सीधे आर पार निकल जाते। अब साहब डर और चिंता, गम और परेशानी सब अनाजों पे भारी हैं। तो ठकुराइन बेचारी दिन ब दिन घुलती जाती, गोरा रंग झुलस के काला पड़ गया, दाना पानी जिस्म को लगना बंद हो गया। अरे हमें क्या बुरा, हर वक्त जन जन दन दन तीरों की आवाज कानों में गूंजती रहती। हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, पर ये रोज रोज का 108 बार मरना कौन बर्दाश्त कर सकता था। तो कई बार ठकुराइन ने सोचा कि इशारों कनायों में ठाकुर सां से कहें कि मैं बेचारी बेकार सी औरत, मैं तुम्हारी इस मश्क के काबिल नहीं हूं। पर ठाकुर सां जब भी ये सुनते अकड़ के कहते क्या बात करते हो, हम इतने बड़े ठाकुर हैं तो तुम हमारी बड़ी ठकुराइन हो, अदना कैसी हो, तुम्हारी मश्क से तीर निकालना हमारा काम है। अब साहब बड़ी औरतन का तो काम ही यही है कि अग्नि के समक्ष 7 फेरे ले चुकी हैं तो मर्दों के सामने चुपचाप घूंघट काट के बैठी रहे। एक दिन क्या हुआ कि उस ठिकाने के मैनेजर की भतीजी वहां आई, उसने ठाकुराइन को देखा कि एकदम हालत पतली है, कहने की जीजी क्या बात है। अब जब किसी ने हमदर्दी जाहिर की तो ठकुराइन का मन पिघल गया, उन्होंने सारी व्यथा अपनी जाहिर कर दी। जब भतीजी ने यह सुना तो कहा, जीजी मेरा शौहर अगर ऐसा करे तो मैं तो उसे घोड़े का चारा खिलवाऊं, पैर का धोबन पानी पिलवाऊं और उसकी मुश्कें कसवा के मसहरी के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगवाऊं। पर ठकुराइन की इतनी हिम्मत कहां कि ठाकुर सां से ये बात कह सकें। एक दिन क्या हुआ कि पूस का महीना था, कड़ाके की सर्दी थी, पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी आबोताब से जलवागर था। ठाकुर सां रंग महल में दाखिल हुए, निखरी निखरी चांदनी उन्होंने देखी तो उनके मन में ये मासूम सा ख्याल आया, हाय इस चांदनी रात में अगर नथ से तीर निकाले जाएं तो क्या बुरा। अब साहब ख्याल आ गया था तो ठहरना कैसे, लपक के अपनी ठकुराइन के पास गए और उनसे फौरन दिल की मंशा जाहिर की। ठकुराइन जो लिहाफ में दुबकी हुई थी और अंदर दुबक गई। मैंने कहा भाई दिल में ख्याल आया कि भाई माना के दिन के निशाने में रोशनी में इनका निशाना कभी नहीं चूका था, पर रात तो रात है, भले चांदनी रात हो पर रात की गारंटी कौन ले। और चांदनी रात क्या इसलिए होती है कि नथ से तीर निकाले जाएं? चांदनी रात होती है कि दिल दिल से बातें करें, नजरें नजरों का शिकार करें। एक चमेली के मंडवे तले 2 बदन चांदनी रात में जल गए और ये मर्दुआ चांदनी रात का इस्तेमाल नथ से तीर निकालने के लिए करना चाह रहा है। अब ठकुराइन से रहा न गया, उन्होंने अपनी दिल की बात जाहिर कर ही दी। ठाकुर सां सुन की और बिफर गए, कहने लगे अरे एक राजपूतानी हो के बुजदिली दिखाती हो, चलो उठो। अभी खींच के उसे लपट के ले गए, वहां खड़ा किया और जो तीर छोड़ा कमान से तो जन जन दन दन नथ के आर पार। अब ठकुराइन के सब्र का पारा बिखर चुका था। उन्होंने जो है भतीजी की सारी बातें ठाकुर के सामने कह दी और ये कह के कहा कि मैं नहीं वो कह रही थी। ठाकुर साहब ने सुना तो उनको यकीन नहीं आया कि उनकी इतनी मासूम और खूबसूरत सी आदत का कोई मजाक उड़ा सकता है इस तरह। उन्होंने कहा वो बदतमाश औरत, हम अभी जाएंगे उससे शादी करेंगे और उसकी नथ से 208 तीर निकालेंगे। साहब वो पहुंचे वहां मैनेजर के घर पे, मैनेजर ने हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगी, सारे खानदान ने हाथ जोड़ के माफी मांगी। पर ऐसी दुनिया तो ऊपर वाले ने बनाई नहीं है कि बड़े लोग छोटों की गलतियों को माफ कर दें। जब कुछ समझ में ना आया तो मैनेजर ने कहा, अन्नदाता आप मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए, उसके माँ बाप तीर्थ यात्रा पे गए हैं, वो आ जाएं तो पूछ के बताता हूँ। इस पर तो ठाकुर साहब और गुस्सा हो गए, कहने क्या बात करते हो, हम इस रियासत के क्या लगते हैं? कहने माई बाप लगते हैं। हम इस लड़की के क्या लगते हैं? जी माई बाप लगते हैं। अबे तो जब हम बाप बेटे होते हुए कह रहे हैं कि इसकी शादी हमसे करा दो तो तुम भी इसमें बोलने वाले कौन हो?
हैरत की बात थी कि भतीजी को इस पे कोई एतराज नहीं था। उसने कहा हाँ मैंने कही थी करवा दो मेरी शादी। तो शाहपुर शाह ने फौरन पंडित बुलवाया, अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए और फौरन उसको घोड़े में बिठाया और अपने महल की तरफ वापस चल दिए। चांदनी रात खत्म होने में जरा देर बाकी थी और वो चांदनी रात को जाया नहीं करना चाहती थी। तो जब उन्होंने चौबोली को, भतीजी को ले जाके वहां खड़ा किया और नथ से तीर निकालने लगे तो उसने कहा ठाकुर साहब ये कौन सी बड़ी बात है, तुम नथ पहन के यहाँ खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी नथ से 1008 तीर निकाल देती हूँ। ठाकुर साहब को अपने कानों पे विश्वास न हुआ, कहेंगे क्या बात कर रही है, इतनी बड़ी आदत, इतनी बड़ी मश्क को ऐसा छोटा बना रही है। उन्होंने कहा कि मैं खड़ा हो जाता हूँ। फिर मन में उनके वसवास पैदा हुआ कि इसने जानबूझ के तीर इधर का उधर चला दिया तो मैं तो जान से चला जाऊंगा। नहीं, तीर चलाना मर्दों का काम है, हम तीर निकालेंगे तुम्हारी नथ से, तुम यहाँ खड़ी हो। तो भतीजी ने कहा मैं खत्म कर रहा हूँ। ठाकुर साहब अगर कोई बहुत बहादुरी जियालेपन का काम करना चाहते हो तो जाओ शहजादी चौबोली का हाथ जीत के दिखाओ। चौबोली ने कसम खाई है कि वो उसी से शादी करेगी जो उसे एक रात में 4 बार बुलवाएगा, और जो ना बुलवा पाया वो तहखाने में उकड़ू बैठा घोड़े के चारे के लिए चक्की पीसेगा। अगर चौबोली का हाथ जीत के लाओ तो मैं जानूं कि मेरा शौहर बड़ा सूरमा जियाला है। ठाकुर साहब ने उसी वक्त मूछों पे ताव दिया और चौबोली के नगर की ओर चल दिए। बाकी कहानी आप टिकट लगा लीजिए। बहुत खूब, बड़ा मजा आया सुन के। अर्जुन देव जी, आप कुछ अपनी तरफ से? उन्होंने राजस्थानी भाषा को एक विशेष रंगत प्रदान की। असल में विजयदान देथा का कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने सामूहिक स्मृतियों को वैयक्तिक चेतना के साथ रचा। ये बहुत ही जटिल काम होता है। एक व्यक्ति लेखक जब लिखना शुरू करता है तो उसके पास अपनी स्मृतियां होती है, लेकिन लोक साहित्य जो है वो सामूहिक स्मृतियों को रचता है। तो विजयदान देथा के सामने चुनौती यही थी कि रचना तो सामूहिक स्मृति को है ताकि वो सामूहिक लोगों तक पहुंच पाए और वो उनका हिस्सा बने, लेकिन लिखना एक रचनाकार को है तो उसमें रचनाकार का अपना कम से कम झलकना चाहिए। जहां फारूकी साहब ने कथा खत्म की है, असल में चौबोली की कथा वहां से शुरू होती है। ये तो पूर्व रंग है नाटक में जिसे हम कहते हैं, कहानी वो नहीं है। लेकिन अगर विजयदान देथा के कंट्रीब्यूशन को हम देखें, राजस्थानी में और भी कई लोगों ने राजस्थानी लोक कथाओं को लिखने का काम किया है, लेकिन अधिकांश के यहाँ वहां लिखना सिर्फ अर्जी नवीशी का काम रहा कि उन्होंने सुना और उसको ज्यों का त्यों रच दिया। लेकिन विजयदान देथा उसमें अपनी लेखकीय क्षमता का उपयोग करते हैं और उसको बुलवाते हैं। मैं उसे कहता हूं उन्होंने लोक कथा के मौन को तोड़ा। जैसे चौबोली की कथा है जिसने एक कसम ले रखी है कि मेरे मौन को कोई एक रात में 4 बार तोड़ दे, 4 बार मुझे बोला दे तो मैं उससे विवाह करूं। तो लोक कथा के साथ भी यही था कि आजादी के बाद हमारा जिस तरह से सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास होने लगा तो लोक कथाएं हाशिए से भी बाहर चली गई। विजयदान देथा ये महत्वपूर्ण काम करते हैं कि वो उस लोक कथा को जो सुप्त हो गई थी, जो चुप हो गई थी, उसे वापस मेन स्ट्रीम में लाते हैं। जो बात ओरल ट्रेडिशन में थी, ओरलिटी लिए हुए थी, वाचिक परंपरा में थी, विजयदान देथा ने उन कथाओं को लिखा। तो जो ही लिखने वाला फॉर्म होता है तो वो शास्त्र बन जाता है। तो वो जो चीज जो ओरलिटी में जो मौजूद थी और इधर वो ले आए तो सबसे पहले आलोचकों के सामने तो ये संशय खड़ा हो गया कि हम इसे क्या माने। उसके बाद वो जब 10 वॉल्यूम तक अपनी बातानी फुलवाड़ी लिखते चले गए, तब तक किसी को पता नहीं लगा कि विजयदान देथा नाम का कोई लेखक है अपने गांव में चुपचाप बैठे हुए अपनी मादरी जबान में, अपनी मातृभाषा में अपने गांव की, अपने यहाँ की लोग के कथाओं के मोटिव को लेकर अपनी कथाएं कहता रहा। जो मन का माला फेरते हैं ना, तो उसमें हम उन्हीं मिनकों को गिनते चले जाते हैं 108, लेकिन एक मन का होता है जिसे हम हमेशा गिनते नहीं हैं। वो हमारे साहित्य में सुमेरु मणि कहलाता है। और आज के इस अवसर पर मैं जो साहित्य के उस राजस्थान को, राजस्थानी भाषा को जो घर उन्होंने मुझे दिया और उसी के बदौलत मैं यहाँ से
गर्वोन्मुख होकर आपसे बात कर रहा हूँ। तो वो ऐसे ऐसे सुमेरु के नाम को वहाँ रखते हुए, क्योंकि विजयदान देथा हमारे मनों में उस सुमेरु की तरह हमेशा रहेंगे, चाहे हम उस माला की गिनती करें या न करें। आज के दिन उनको मेरा आप सब लोगों के समक्ष ये नमन। बहुत वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं अपनी खास पेशकश राजस्थान साहित्य और सुर में। चेहरा पहचानो और जीतो लाखों के इनाम। पहला इनाम टाटा सफारी, दूसरा इनाम मारुति एल्टो, तीसरा इनाम टाटा नैनो और भी ढेरों आकर्षक इनाम। बस आपको बताना है कि ये फोटो किस मशहूर हस्ती का है। चेहरा पहचानो और जीतो लाखों के इनाम। फोन करें या SMS, नंबर है 07761838973, 07761838974, 09572587879, 09572587723। अभी फोन उठाएं और हमें कॉल करें या SMS। चेहरा पहचानो और जीतो लाखों के इनाम। जिस डायरेक्टर के साथ किया डेब्यू, अब उसी डायरेक्टर के साथ ऐश करेंगी कमबैक। जानने के लिए देखिए पिक्चर टॉकीज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम राजस्थान साहित्य और सुर में, जिसमें हम बात कर रहे हैं लिटरेचर फेस्टिवल में हुई राजस्थान के चर्चा की। जब बात राजस्थान की हो तो चाहे कोई कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी मॉडर्न हो जाए, अपनी संस्कृति और धरोहर की बात आ ही जाती है। ऐसा ही एक सेशन था संस्कृति और धरोहर पर, जिसमें केसी मालू, संदीप भोटोरिया और उनके साथ राजस्थान की जानी मानी सरपंच छवि राजावत मौजूद थी। धरोहर, विरासत या जिसे हम अंग्रेजी में हेरिटेज कहते हैं, वो चीज हमें मिलती है। विरासत दूसरों से, पीढ़ियों से मिली हुई, संचित ज्ञान से मिली हुई, ट्रेडिशन से मिली हुई या हमारे पुरखों से मिली हुई, वो धरोहर है। कि आमेर के महल पे यदि एक पत्थर खिसक जाता है तो सारी प्रेस खिसक जाती है, सारी मीडिया, सारी गवर्नमेंट हिल जाती है सेंटर तक। लेकिन यहाँ हमारी आत्मा की चूल्हे हिल गई, उसको सोचने वाला कोई नहीं। तो जो अमूर्त धरोहर है वो हमारे संस्कार, जिसे हम संस्कृति भी कहते हैं। संस्कृति का एक लाइन में यदि हम अर्थ करें तो हमारे हजारों वर्षों की जो परंपराएं, जो विचार और जो कार्य हैं, उन कार्यों का जो सत्य सार है वो है हमारी संस्कृति। दूसरा मान लीजिए कि राजस्थान में जैसे सबसे ज्यादा जो ट्रेडिशन है कि पदवियों का, महाराजा, राजकुमार, महारानी, राजमाता, जब सरकार ने भी उसको बंद कर दिया, न्यूज़पेपर्स के पास गाइडलाइन है उस वर्ड को नहीं यूज करना चाहिए, उसके बाद लेकिन परंपरा है कि वो यूज होता है, तो क्या उसको अभी भी यूज करना, या इन पदवियों को जब हम पद्मश्री, पद्मभूषण और भारत रत्न कानून लेते हैं, कानून दे भी सकते हैं, उन पदवियों को यूज करना, क्या भी वो धरोहर के साथ धरोहर तो वो है, लेकिन क्या उसको अभी भी यूज करना, या उसके लिए इस बात को ढोना कि हमें कहना चाहिए क्योंकि हमारी परंपरा यही है। We're ensuring that we get people of similar age groups so that we can address their issues and make them realize that they have responsibility towards the community, towards the society that they live in, and how each one of them can and is an individual that can make a huge difference. And we try and share with them, of course, something as simple as yoga, but also the essence of sanskar, what values are, why you need to learn to respect people. And even if the other person does not respond, always say namaste, because that is, you're at least showing respect, not just to another human being, but also towards nature. That, I feel, is what we've lost out. That is the essence of ancient Indian education, which helped develop an individual holistically by nurturing upon the humanitarian traits, which taught the individual not just to respect fellow human beings, but also to respect nature.
not just to respect men, but also to respect women. And that is what we're trying to do. And that, I think, is something that each one of us seated here can do just in the little space that we are in, at work, at home, in college, or even schools. कई मौके ऐसे भी थे जब सेशन में भारत के बड़े लेखकों पर चर्चा हुई, लेकिन चर्चा को अंजाम देने वाले राजस्थान से जुड़े थे। इसी दौरान महान लेखक रांगय राघव की चर्चा हुई, तो उस चर्चा की डोर राजस्थान के नंद भारद्वाज के साथ में थी और उनके साथ थी रांगय राघव जी की बेटी सामंतिनी राघव। रांगय राघव ने 13 कविता संग्रह दिए। हम सीमंतनी से इस क्रम को और जारी रखने की अपेक्षा करते हैं और उनके कथाकार रूप पर हमने आज के इस बातचीत का शीर्षक ही दिया था कालजयी कथाकार, जबकि वो एक कथाकार की परिचय में सिमटते नहीं है, वो बहुत बड़े लेखक है, उनको एक बड़े रचनाकार के रूप में हम याद करते हैं। हिंदी में एक नए बोध के साथ, एक नई चेतना के साथ, एक नए आधुनिक बोध के साथ जो बड़ा काम करने वाले लेखकों में गिनती होती है, उसमें मुक्तिबोध की गिनती है। यशपाल, मुक्तिबोध, राहुल सांकृत्यायन और रांगय राघव, ये चारों मिलकर के जिस तरह की परंपरा का निर्माण करते हैं, जिस यथार्थवादी साहित्य को सामने लाते हैं और भारतीय साहित्य को समृद्ध करते हैं, ऐसे उदाहरण आपको कम मिलेंगे। इतना बड़ा लेखक हमारे बीच में इतने मौन साधक की तरह काम करता रहा और क्या कुछ दे गया हमें। तो उसने जैसा कि तक वो हम पढ़ने में जितना समय लगाते हैं उतने में वो कितनी रखी होती है। इस रचनाकार को याद करना हमारे लिए भी सौभाग्य की बात थी। मैं चाहता हूँ कि अगर उनके जीवन का कोई और ऐसा प्रसंग जो आप इस मौके पर और सुनाना चाहे, या क्योंकि 2 साल की उम्र में आपकी स्मृतियों में तो वो नहीं होगा, लेकिन माँ के माध्यम से आपने बहुत कुछ जाना होगा, कोई रोचक प्रसंग जो आपको पिता तक उस तरह से आत्मीय ढंग से ले जाता है, अगर आप कहना चाहे तो आपका स्वागत है। श्रीमती जी, मैंने चुना है घनश्याम अस्थाना, जो फिर रांगय राघव के बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने एक संस्मरण लिखा था, राजहंस तो सदा जिएगा। रांगय राघव सिनिक थे। शायद हर कलाकार किसी न किसी रूप में सिनिक होता ही है, मगर मैं इसका जवाब ना हाँ में दे सकता हूँ और ना नहीं में। जो आदमी एक दिन में 55-60 फुलस्केप कागज लिख डाले, जो आदमी बड़ी मेहनत से लिखी हुई 1000 पेज की कविताओं, कहानियों, नाटकों में धुन आने पर दिया सलाई लगा दे, निहायत शांति और तर्क से अपने इस विध्वंसक कार्यवाही का समर्थन करते हुए कि बेकार की चीजें थी सारी। जो आदमी डॉक्टर के पूर्ण विश्राम के परामर्श का यह अर्थ समझता हो कि संस्कृत से अनुवाद कार्य और बड़ी बड़ी तस्वीरें, पेंटिंग्स बनाने में कोई स्ट्रेन नहीं पड़ता। जो आदमी जिंदगी का नजदीक से अध्ययन करने के लिए आगरे की मई जून की माथा चटकाने वाली धूप और खामोशी से डस लेने वाली लू में भिखमंगों की बस्ती में डोले और बंगाल के अकाल की विभीषिका से जूझने के लिए आगरा मेडिकल मिशन के साथ उस श्मशान बने स्वर्ण देश में गांव-गांव सहायता कार्य करता हुआ भटके, मगर साथ ही लोक मूल्यों की कसौटी पर इतना जनभीरू साबित हो कि आगरा कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर नेताओं के दर्शन के लिए लाल किले के मैदान की ओर टूटती हुई अटूट भीड़ को देखकर ताजमहल जाने का प्रोग्राम रद्द कर विपरीत दिशा में चल दे। जो आदमी अपनी पीएचडी के लिए मेहनत करे और उसकी डिग्री लेने न जाए, वो आदमी सिनिक था या नहीं था, इसका उत्तर मैं न हाँ में दे सकता हूँ। बातें केवल राजस्थान की ही नहीं हुई, बल्कि जयपुर घराना सेशन में जयपुर के बारे में शब्दों से अर्थ भी निकाले गए और भावों को ऑडियंस तक पहुंचाया गया। इस सेशन में अशोक वाजपेयी, प्रेरणा श्रीमाली ने कथा, कहानी और संगीत पर अपने विचारों को शब्द दिए। जो कथा की भाषा जयपुर घराने के पास है, उसमें बोलों के अतिरिक्त उसका अपना काव्य शास्त्र भी है, उसमें कवित्व रचने की एक परंपरा है और इतने सारे हमारे पौराणिक चरित्र हैं जिनके ऊपर हमें उनके किसी न किसी जीवन चरित्र के, उनकी किसी जीवन की घटना से या किसी एक छवि को लेकर ही कवित्व रचे गए हैं। अब हालत ये है कि जयपुर से जयपुर गायब है लगभग, और इसके लिए आप दोष दिल्ली या अजमेर को नहीं दे सकते। ये तो जयपुर की ही जिम्मेदारी है कि अपने घरानों को सहेज के रखे, और ये हालत
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का इस समय एक अद्भुत विडंबना है कि जहां ये घरानों ने जन्म लिया और जिनके नाम पर, जिन शहरों के नाम पर ये घराने हैं, वहां से ये लगभग गायब। जयपुर में नहीं है, आगरा में नहीं है, बनारस में बनारस नहीं बच रहा है, लखनऊ में नहीं है, दरभंगा में दरभंगा गायब हो चुका, किराना में किराना। और इन सब घरानों की गायकी और संगीत फिर भी चल रहा है, ये सबसे और यही कथक में भी हालत है। कथक के जो जयपुर घराने के सबसे बड़े कलाकार हैं, जो सबसे जाने माने कलाकार हैं, वो जयपुर में नहीं, वो अनेक दिल्ली में है। इनका जन्म संयोग यहाँ हो गया होगा। तो एक इस पर विचार करने की जरूरत है कि ये क्या हो रहा है कि जिन शहरों में एक घराने ने जन्म लिया, जिसके नाम पर वो घराना जाना जाता है, वो शहर और वहां के लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं। पर कम से कम एक अच्छी बात इसमें ये है कि आज जयपुर घराने के जितने कलाकार कहीं भी ठहरे हुए हैं, वो जयपुर घराने को समृद्ध करते हुए ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आजकल बहुत अच्छा एक वातावरण कल्याण के जो कलाकार हैं उन्होंने पूरे डेडिकेशन के साथ और यहाँ रहकर जयपुर में और बहुत समर्पण के साथ जयपुर में रहकर उसको अपनी आत्मा में बसा के हम लोगों ने काम किया है जयपुर को बचाने के लिए। अभी हमने कभी जयपुर कथक केंद्र इत्यादि की वस्तुएं देखी हैं और वो मुझे असंतोष कर लगी। हो सकता है मेरी समझ की सीमा, इसके ये अलग बात है। एक बात, दूसरी बात ये है कि अगर इतनी बड़ी परंपरा आपके पास है तो उसको सहेजने के लिए नागरिकों का जो कर्तव्य है वो भी तो निभाइए, युवाओं का जो कर्तव्य है वो भी तो निभाइए। चलिए सरकार कुछ नहीं करती, ना करे। कोई कार्यक्रम तब सफल होता है जब उसमें आने वाले उसे समझें, और जब समझने वाले टीनेजर्स और यंगस्टर्स हो तो उसकी लोकप्रियता का अंदाज आप खुद ही जान सकते हैं। इस महोत्सव की खास बात ये थी कि आने वाले युवा न सिर्फ इसे समझ रहे थे बल्कि इसके बारे में अपने विचार भी व्यक्त कर रहे थे। ये सोच के आई थी कि अच्छे डिस्कशन सुनने को मिलेंगे, ऑथर्स जैसे कि झुम्पा लाहिरी जो मेरी फेवरेट है उनसे मिलने को मिलेगा, उनकी बातें सुनने को मिलेगी, और उसमें बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट नहीं रहा। यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन सुनने को मिली। ऐसे ही पैशन था यहाँ पे आने का, लिटरेचर के बारे में बहुत जानने का, तो बस इसलिए आए थे। निडर होने का समय आ गया है क्योंकि कुछ अच्छाइयाँ भी है इस दुनिया में, तो हमें निडर होके बस अपने भावों को फ्रीली एक्सप्रेस करना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए हर जगह। ऐसे लोग जिनके लिए विश्व में मिलने के लिए लाइनें लगती हैं, 10-10 साल तक सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, वो अपने देश के बच्चों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खुद के ख्याल उनके साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। अनोखा तो यही है। बहुत अच्छा लगता है, हर बार आते हैं, हर बार ही अच्छा लगता है। ऑल द सेशंस बहुत अच्छे थे सब। फेस्टिवल बहुत अच्छा है, स्पेशली मैं बहुत खुश हूँ कि अमर्त्य सेन है और उनका जो स्पीच था वो बहुत अमेजिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग था, और उन्होंने हमें इंडिया के बारे में पूरा बताया कि क्या क्या अभी तक विश है उनकी जो अभी तक नहीं हो पाया है। जब जिक्र राजस्थान का हो, शब्द हो, किस्से हो, कहानियां हो और संगीत ना हो तो ये बात बेमानी है। दिन भर शब्दों का संसार रात ढलते ही सुरों की चादर ओढ़ लेता था। शब्द कैसा संगीत रचते हैं ये आप ही देखिए।